हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके ज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का शांति शिक्षा एवं सतत विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एक पार्ट अपलोड किया अभी थोड़ी देर पहले। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ वो जाकर अभी देखिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि समाधि किसे कहते हैं। ठीक है, समाधि किसे कहते हैं? तो समाधि अष्टांग योग का अंतिम चरण है। यह ध्यानाभ्यास करते समय की अवस्था है। तो समाधि समझ में आया आपको? क्या है कि समाधि जो है अष्टांग योग का आखिरी चरण है। यह ध्यानाभ्यास करते समय की अवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, आंतरिक शांति क्या है? तो आंतरिक शांति व्यक्ति के मन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का आत्म विकास होता है। आंतरिक शांति की स्थिति में व्यक्ति आदर्शवादी बनता है। तो ये थे आपके आंतरिक शांति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ध्यान किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान किसे कहते हैं? ये देखिए 32 नंबर। तो ध्यान क्या होता है कि चेतना का केंद्रीयकरण ही ध्यान कहलाता है। मतलब ये है कि चेतना का जो केंद्रीकरण है वही ध्यान कहलाता है। ध्यान एवं रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? 33 नंबर। अष्टांग के प्रथम दो चरण यम तथा नियम किस अभ्यास से संबंधित है? तो अष्टांग के जो दो नियम हैं वो आचार संबंधी, ठीक है, आचार संबंधी अभ्यास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है? 34 नंबर कि अष्टांग के दो चरण आसन और प्राणायाम किस अभ्यास से संबंधित है? तो ये जो है वो किस से संबंधित है? तो भौतिक रूप से योगा अभ्यास से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? 35 नंबर कि अष्टांग योग का कौन सा चरण इंद्रिय निग्रह का उपाय बताता है? तो ये जो है अष्टांग योग का जो प्रत्याहार है, ठीक है, प्रत्याहार चरण इंद्रिय निग्रह का उपाय बताता है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर क्या है कि आसन किसे कहते हैं? ठीक है, आसन किसे कहते हैं? तो पतंजलि के अनुसार, ठीक है, जो बाबा रामदेव वाले हैं उनसे वही, उनसे मत कनेक्ट कीजिए, ये पतंजलि हैं। ठीक है, पतंजलि जी हैं। ठीक है, तो पतंजलि के अनुसार स्थिर सुलभ आसन अर्थात जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक स्थिर रह सके वही आसन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर के आसन कितने प्रकार के होते हैं? तो आसन होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? कि ध्यानात्मक आसन, ठीक है, विश्रांतिकर आसन और संवर्धनात्मक आसन। ठीक है, तो ये हो गए आसन के 3 प्रकार। अगला प्रश्न है कि धारणा किसे कहते हैं? ठीक है, धारणा किसे कहते हैं? तो जो धारणा हो गया, ठीक है, चित्त को एक विषय वस्तु पर स्थिर करने की प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कि चित्त को एक विषय वस्तु पर स्थिर करने की प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि योग दर्शन के जनक कौन है? ठीक है, प्रश्न देखिए क्या है? ठीक है, योग दर्शन के जनक कौन है? तो योग दर्शन के जनक जो है वो पतंजलि जी हैं। अगला प्रश्न क्या है 40 नंबर कि योग क्या है? तो योग वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। चित्त को एकाग्र करने का योग जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न है अष्टांग योग का संबंध किस विद्वान से है? ठीक है, विद्वान हो गए या महर्षि, कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अष्टांग योग का संबंध किस विद्वान से है या अष्टांग योग का संबंध किस महर्षि से है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो अष्टांग, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, ठीक है, अष्टांग योग का संबंध जो है वो पतंजलि से है। अगला प्रश्न देखिए क्या है 42 नंबर की शांति मूल्य किसे कहते हैं? ठीक है, शांति मूल्य किसे कहते हैं? तो शांति मूल्य के अंतर्गत विश्व बंधुत्व एवं मानव हित सर्वोपरि है। ठीक है, मानवीय कल्याण ही शांति मूल्यों का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर की लोकतंत्र क्या है? ठीक है, लोकतंत्र क्या है? तो ठीक है, लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र शासन का वह रूप है, ठीक है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। ऐसा किसने कहा था? ये ऐसा इब्राहम लिंकन ने कहा था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला प्रश्न कीजिए क्या है कि सतत विकास क्या है? तो सतत विकास क्या है भाई? ये डिफिनेशन है, बताइए। तो सतत विकास को पोषणी विकास भी कहा जाता है। मानव
का संतुलित एवं स्थिर विकास जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्येक पक्ष से है, सतत विकास कहलाता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगला देखिए क्या है कि सतत विकास की आवश्यकताएं क्या है। तो सतत विकास की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। शायद ये प्रश्न मैंने पहले भी बताया है, तो आप वहां से जाके इसको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि प्राणायाम किसे कहते हैं। तो प्राणायाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। ठीक है, प्राण धन आयाम। तो यहाँ प्राण का अर्थ है श्वास, ठीक है, यानी श्वासोच्छ्वास वायु है ना। आयाम का अर्थ होता है लंबाई, विस्तार। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है श्वासों का विस्तार एवं नियंत्रण। उपनिषदों में प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। ठीक है, प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो प्रत्याहार पतंजलि के अष्टांग योग में अंतरंग तथा बहिरंग अवस्थाओं में सेतु की भांति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर, शांति शिक्षा में मूल का क्या तात्पर्य। देखिए बीटीसी 2017 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो शांति शिक्षा के मूल्य का क्या तात्पर्य है। तो मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं सूक्ष्म तत्वों से हैं जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। इसे जो है शांति शिक्षा का मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है 49, योग सूत्र को 8 अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं। तो योग सूत्र के बताए गए योग के 8 अंग कौन कौन से हैं। यम, ठीक है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ज्ञान और समाधि। ठीक है, तो ये थे जो है योग सूत्र के 8 अंग। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ था। तो भारत में, ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया था। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। तो फ्रेंड्स ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये भी जो है पूछा हुआ प्रश्न है। ये बीटीसी 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि 51 कि मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है। तो मीडिया, ठीक है, मीडिया से आशय संचार के ऐसे माध्यम से हैं जिनके द्वारा समाचार, मनोरंजन, ठीक है, शिक्षा हो गया, विभिन्न आंकड़ों तथा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को प्रमुखता सम्मिलित किया गया है। तो आपको समझ में आया कि इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा। समाचार पत्र, ठीक है, पत्रिकाएं, टेलीविज़न यानी टीवी, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स एवं इंटरनेट आदि संचार माध्यम जो है इनको मुख्यतः सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उनके कार्य, व्यवहार अथवा आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। तो समझ में आया आपको कि विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है भाई। शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों की शक्तियों को उनके कार्य, व्यवहार तथा आचरण में लाना, जिससे कि वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन से हैं। ठीक है, ये भी देखिए 2016 में पूछा गया है। तो ये देखिए क्या है कि शांति के प्रमुख घटक है अहिंसा, सत्याचरण, समानता, सहनशीलता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, ठीक है, आपसी समझ हो गई, बातचीत हो गई,
सभा से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रहों में स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण इत्यादि हैं। ठीक है, ये सारे के सारे शांति के प्रमुख घटक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि अहिंसा मूलक समाज की विशेषता क्या है। ठीक है, अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए या क्या है, किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो अहिंसा मूलक समाज की जो विशेषता उनके सदस्यों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से प्रकट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ठीक है, शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। ठीक है, तो अहिंसा मूलक समाज की ये जो है ये सारी विशेषताएं हैं। तो आप ध्यान से देखिए, एक एक टॉपिक इसका एक एक कवर करिए कि क्या है कि अहिंसा हो गया, सत्याग्रह हो गया, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्वक समाधान, हिंसा हो गया, उपद्रव। तो ये सब जो है इन सब का बहुत महत्व होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है 55 नंबर कि उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी कि उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। तो किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अधिकतम रूप से होते हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। ठीक है, असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालयी कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, ठीक है, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बाधक होते हैं। इससे जो है किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है 56 नंबर की, साइबर बुलिंग क्या है। ठीक है, अब देखिए साइबर बुलिंग का अर्थ क्या होता है। तो साइबर बुलिंग ये भी जो है देखिए 2016 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखिए क्या है। ठीक है, साइबर बुलिंग का अर्थ है कि किसी बच्चे अथवा वयस्क को, ठीक है, किसी कोई बच्चा हो या वयस्क हो, किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए तो इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। ठीक है, यह उन्हें क्या करता है, नकारात्मक बना देता है। तो साइबर बुलिंग का मतलब समझ आया फ्रेंड्स, ये भी देखिए 2016 में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कि साइबर बुलिंग का जो है क्या अर्थ है। तो किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए तो इसका जो है बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा यह उन्हें नकारात्मक, ठीक है, बना देता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अष्टांग योग किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर भी करें। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अष्टांग योग योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग हैं। ठीक है, अष्टांग जैसा कि नाम से ही पता हो रहा है अष्टांग, तो अष्टांग मतलब 8। ठीक है, तो जो क्या बता रहा है कि 8 अंग हैं, कौन कौन से हैं देखिए, यम, ठीक है, कौन कौन सा हो गया आपका, यम हो गया, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, इनमें से प्रथम 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम या प्रत्याहार, ठीक है, योग के बहिरंग यानी बाहरी साधन एवं अंतिम 3 जो है धारणा, ध्यान, समाधि योग के अंतरंग साधन माने गए हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है 58 नंबर कि अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु तो शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए ये भी पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा कि कक्षा में छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। ठीक है, देखिए मतलब सबसे पहले तो क्या करना है कि कक्षा में छात्र पर जो है उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें, उसके व्यवहार को देखें, उसका विश्लेषण करें और कारणों का पता लगाने की चेष्टा करें। ठीक है, भाई कोई भी काम होगा
बच्चा क्यों करता है, तो जो है उसका कारण को पता लगाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, 2 नंबर पे देखिए क्या है कि छात्रों को समझाएं कि भी कक्षा या विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, यानी बच्चों को ये एहसास कराएं कि वो जो है विद्यालय व कक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उनसे वह क्षमता है कि वह सफल हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो है 3 नंबर पे क्या हो जाएगा कि कक्षा में बातचीत करने पर छात्रों को अलग अलग बैठाएं फिर ध्यान दें। चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा कि कक्षा में अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करें। छात्रों को यह भी बताएं कि उनकी उनसे क्या अपेक्षा है। कक्षा में उचित व्यवहार का पालन करने के लिए विचार विमर्श करें। ठीक है, इसके लिए जो है समय दें, यानी बच्चों को समय दें। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एकता राष्ट्रीय मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो एकता, जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो बाधाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए प्रमुख बाधाएं जो है यहाँ पे 10 बताई जा रही हैं, तो कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहली जो है वो जातिवाद हो गई, ठीक है, प्रांतीयता हो गई, सांप्रदायिकता हो गई, भाषावाद है, राजनीतिक दल है ना, भारतीय नागरिकों में विधिक धर्मों के विश्वास की कमी, ठीक है, अनुपयुक्त शिक्षा की समस्या, अच्छे नेतृत्व की समस्या, आर्थिक असमानता की समस्या, और क्या लिखा है, निरक्षरता का निम्न स्तर। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हो गई वो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो है प्रमुख बाधाएं हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।